0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरान युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम बोरान और 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। तो उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। तो जैसे कि यौगिक का कुल द्रव्यमान है, यौगिक का कुल द्रव्यमान बराबर 0.24 ग्राम। अब इसमें बोरान की प्रतिशतता बराबर बोरान का द्रव्यमान बटे यौगिक का द्रव्यमान। तो बोरान का द्रव्यमान है 0.096 ग्राम और यौगिक का है 0.24 ग्राम। ये है गुणे 100, क्योंकि प्रतिशतता निकालनी है तो 100%। पहले इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटाइए, गुणे 100 कीजिए, क्योंकि उसकी प्रतिशत मात्रा मतलब यौगिक में कितनी प्रतिशत है बोरान, उसको पता लगाना है। तो बोरान का द्रव्यमान है 0.096 ग्राम, 0.24 ग्राम यौगिक में बोरान का द्रव्यमान है 0.096 ग्राम। तो उसकी प्रतिशत मात्रा होगी, इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 40% बोरान की मात्रा है यौगिक में। अब ऑक्सीजन की प्रतिशतता, ऑक्सीजन की प्रतिशतता, ऑक्सीजन की मात्रा बटे ऑक्सीजन की मात्रा या ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान करेंगे तो ठीक, ऑक्सीजन का द्रव्यमान बटे यौगिक का द्रव्यमान गुणे 100। तो ये है ऑक्सीजन का द्रव्यमान है 0.144 बटे यौगिक 0.24 बराबर गुणे 100 है ना, गुणे 100 बराबर 60%। तो मतलब ऑक्सीजन की यौगिक में जो मात्रा है वो 60% है, 60% है। 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाएं तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा? आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित है? 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 5 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा? आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित है? क्योंकि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन से जलाने पर 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और शेष 42 ग्राम ऑक्सीजन बिना अपक्रिया करे बची रहेंगी। और रासायनिक अपक्रिया का यह संयोजन स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। क्योंकि रासायनिक संयोजन का नियम किसी रासायनिक अपक्रिया का यह संयोजन स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है
और स्थिर अनुपात का नियम यह कहता है कि किसी यौगिक में जो तत्व होते हैं उनका अनुपात निश्चित होता है, उनके द्रव्यमान का अनुपात निश्चित होता है। जैसे कि 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में अगर 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन है तो ये स्थिति, ये अनुपात 3 और 8 का अनुपात, 3 संबंधी 8 का अनुपात जो है यह हर जगह पर हर स्थिति में यही बना रहेगा। बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। बहुपरमाणु आयन जब एक से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर एक सामान्य धनावेशित या ऋणावेशित आयन बनाते हैं तो उन्हें बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। सामान्यतः बहुपरमाणुक आयन ऋणावेशित अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसे धनावेशित आयन में NH4 प्लस अमोनियम आयन, ऋणावेशित आयन में OH माइनस, और जिसे हाइड्रोक्साइड आयन, सल्फेट आयन SO4 पर ऋण 2 आवेश, और कार्बोनेट आयन जिस पर ऋण 2 आवेश, और नाइट्रेट आयन जिस पर ऋण 1 आवेश है। तो ऋणावेशित आयन को हम कहते हैं एनायन, धनावेशित आयन को कहते हैं कैटायन। अब ये बहुपरमाणुक आयन इसलिए क्योंकि अब जिस जो इसमें कहा गया कि बहुपरमाणुक आयन जब एक से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर एक सामान्य धनावेशित ऋणावेशित आयन बनाते, तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 तत्व हैं, तो दोनों तत्वों के परमाणु मिलकर एक आयन बनाते हैं, एक धनावेशित आयन बनाते हैं, NH4 पर एक धनावेशित आयन, तो ये अमोनियम आयन है ये। और फिर OH पर एक ऋणावेश जिसमें एक तत्व ऑक्सीजन है, दूसरा तत्व हाइड्रोजन है, तो इन 2 तत्वों के परमाणु मिलकर आपस में मिलकर इस आयन को बना रहे हैं, तो इसलिए इसे बहुपरमाणुक आयन कहा गया है। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र जिसमें मैग्नीशियम क्लोराइड। जब हम रासायनिक सूत्र लिखने जाते हैं तो सबसे पहले हम ध्यान दें कि जिसमें जो तत्व हैं उनके प्रतीक या सिंबल को पता करें, वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम और क्लोराइड, मैग्नीशियम 2 आयन है, एक धन आयन है, एक ऋण आयन है, एक धनावेशित आयन है, एक ऋणावेशित आयन है। जैसे कि मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम पर 2 धन आवेश है, तो आवेश को भी रखेंगे, आवेश का भी पता होना चाहिए। जैसे इन सभी आयनों पर जितने आवेश हैं उनका भी पता होना चाहिए और उनकी सिंबल का पता होना चाहिए, तब हम जाके किसी यौगिक के रासायनिक सूत्र को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम पर 2 धनावेश और क्लोरीन पर 1 ऋणावेश है, तो आवेश को बैलेंस करने के सब अब यहाँ पे हम आवेश को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इस पे 2 धनावेश है और इस पे 1 ऋणावेश, पे क्या करते हैं कि ये क्रिस क्रॉस मतलब कि आड़ा तिरछा से हम इसको करते हैं कि 2 क्लोराइड आयन ले लेंगे और 1 मैग्नीशियम आयन ले लेंगे, तो हम ये दोनों ही बैलेंस हो जाएंगे, दोनों आवेश मतलब धन और ऋण बैलेंस हो जाएंगे। 1 मैग्नीशियम पे 2 क्लोराइड आयन आ जाएगा, मतलब कि MgCl2, ये इसका रासायनिक सूत्र है। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड में 2 आयन, 1 कैल्शियम 1 क्लोराइड। अब इस कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम पर 2 धनावेश और क्लोराइड पर 1 ऋणावेश। अब इसको बैलेंस करने के क्रिस क्रॉस मतलब कि आड़ा तिरछा देख करेंगे, मतलब कि 2 क्लोराइड आयन लेंगे और 1 कैल्शियम, तो Ca1 Cl2, तो CaCl2, तो ये हुआ कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। अब कॉपर नाइट्रेट में कॉपर एक 2 आयन है, एक कॉपर है, एक नाइट्रेट है। कॉपर पर धनावेश है और नाइट्रेट पे ऋणावेश है। कॉपर पे 1 धनावेश है और नाइट्रेट पे भी 1 ऋणावेश है। तो ऑलरेडी बैलेंस में तो दोनों को ही क्रॉस करेंगे तो 1 नाइट्रेट आयन लेंगे और 1 कॉपर आयन लेंगे, तो CuNO3। अब यहाँ पे क्या है कि एक आवेश, एक ये बहुपरमाणुक आयन अगर एक ही है तो हम उसमें यहाँ पे ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं, आप तो सीधे सीधे इस तरह से भी लिख सकते हैं CuNO3 इस रासायनिक सूत्र को। अब डी में ये पूछा गया कि एल्युमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। एल्युमिनियम क्लोराइड में
एल्यूमिनियम क्लोराइड में एक एल्युमिनियम का सिंबल है, प्रतीक है Al और क्लोराइड का Cl। एल्युमिनियम पर कुल 3 धन आवेश है और क्लोराइड आयन पर एक ऋण आवेश है। एल्युमिनियम आयन पे एक 3 धन आवेश, क्लोराइड आयन पे एक ऋण आवेश। तो इस तरह से हम देखें एक एल्युमिनियम आयन और 3 क्लोराइड आयन लेंगे। एल्युमिनियम पर 3 क्लोराइड आयन, एक एल्युमिनियम पे 3 क्लोराइड आयन यहाँ पे होगा, मतलब कि AlCl3 या फिर कहेंगे AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। अब ई पर चलते हैं, जिसमें ये पूछा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र। कैल्शियम कार्बोनेट में 2 आयन, एक कैल्शियम धन आयन जिसपे कि 2 धनावेश है और कार्बोनेट CO3 ऋण आयन है जिसपे कि 2 ऋण आवेश है। तो इस तरह से एक कैल्शियम और एक कार्बोनेट आयन लेंगे CO3। तो इसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे यहाँ पे तो आपको 2 से गुणा करना चाहिए था CO3 मतलब दो कार्बन, यहाँ 2 आवेश है तो यहाँ पे कार्बोनेट के 2 आयन और कैल्शियम के 2 आयन लेने चाहिए थे। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने सीधे सीधे एक सिंपल एक तरीका यहाँ पे कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है CaCO3, इसको आप Ca2 इस तरह से जो बात कर रहे थे Ca2CO3 ट्वाइस, इस तरह से भी लिख सकते हो इस फॉर्मूले, इसके रासायनिक सूत्र को कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, इसका सिंपल वर्जन है CaCO3, ये दोनों सेम ही है। इसके लिए मैंने सीधे सीधे CaCO3 का रखा है, Ca2CO3 ट्वाइस, 2 कार्बोनेट आयन और 2 कैल्शियम आयन, मतलब रेशियो लेके चल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे दोनों बैलेंस है। यहाँ बैलेंस कंडीशन में दोनों का आवेश बैलेंस हो गया, क्योंकि 2 धनावेश पर 2 ऋण आवेश, 1 धनावेश पर 1 ऋण आवेश। लेकिन कैल्शियम पर 2 धनावेश होते हैं और कार्बोनेट पे 2 ऋण आवेश होते हैं, तो 2 धनावेश पे 2 ऋण आवेश, तो वैसे भी बैलेंस में है, संतुलन में है। निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन। मोलर द्रव्यमान, एक मोल का द्रव्यमान, एक मोल में परमाणुओं या जो संख्या होती है वो परमाणु की संख्या 6.21023। तो अब हम किसी भी तत्व या अणु की बात कर रहे हैं तो उसके परमाणु या किसी भी परमाणु या अणु की बात कर रहे हैं तो उसकी संख्या कितने, क्या द्रव्यमान क्या है, मतलब कि एथाइन की बात करें तो इस अणु उसके एथाइन के कितने अणुओं का द्रव्यमान क्या है, वही मोलर। इसका द्रव्यमान इस C2H2 के एथाइन के आणविक द्रव्यमान के सापेक्ष, आणविक द्रव्यमान जैसे हम कार्बन के मोलर द्रव्यमान की बात करें तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान है 12, तो इसके सापेक्ष इसकी मोलर द्रव्यमान की बात, इसके सापेक्ष कार्बन का मोलर द्रव्यमान है 12 ग्राम, मतलब कार्बन की 6.022 परमाणु वो का द्रव्यमान 12 ग्राम है। एक मोल का कार्बन के 1 मोल परमाणु का जो द्रव्यमान है वो 12 ग्राम। अब यहीं पे हमको इस अणु के 1 मोल का क्या द्रव्यमान है वही मोल। तो सबसे पहले इनके परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, तो इथाइन का आणविक द्रव्यमान 20 U और 26, ये U का मतलब है परमाणु द्रव्यमान इकाई, यह जो है 26, यह सापेक्ष
यह इस अणु का आयन के इस अणु का सापेक्ष द्रव्यमान हमेशा मैं इसलिए बोलता हूं सापेक्ष, कोई इस तरह से नहीं कि उसको नापा गया, एक कोई रेफरेंस लेके, रेफरेंस रखता है समस्थानिक भार, कार्बन समस्थानिक भार, उसको रेफरेंस लेके इसका परमाणु द्रव्यमान, सभी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान और सभी अणु, उसी आधार पर इस इथाइन अणु का आणविक द्रव्यमान जो आया वो 26 जो है परमाणु द्रव्यमान आई है। अब ये 26, अब इसी के सापेक्ष इथाइन मोलर द्रव्यमान, तो इथाइन का इथाइन का मोलर द्रव्यमान वह होगा, Q की जगह पे ग्राम हो जाएगा, यूनिट बदल जाएगी 30 ग्राम, मतलब कि एथाइन के एक मोल अणुओं की संख्या का जो द्रव्यमान है वह 26 ग्राम। इथाइन के एक मोल अणुओं की संख्या का द्रव्यमान 26 ग्राम है। अब हमको सल्फर अणु के एक मोल अणुओं का द्रव्यमान क्या, तो इथाइन का मोलर द्रव्यमान 26, सल्फर अणु S8 का मोलर द्रव्यमान सल्फर का परमाणु द्रव्यमान, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है 32 से 8 परमाणु, 32 गुणे 8 बराबर है 256 ग्राम। सल्फर के एक मोल अणु का द्रव्यमान, सल्फर अणु के एक मोल अणु का द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान 256 ग्राम। मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान। फास्फोरस अणु P4 का मोलर द्रव्यमान, क्योंकि फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान है 31, तो 4 परमाणु 31 गुणे 4 124 ग्राम फास्फोरस अणु का मोलर द्रव्यमान। नाइट्रिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का जो कि ऑक्सीजन की 3 परमाणु 3 गुणे 16 63 ग्राम है नाइट्रिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान। निम्न का द्रव्यमान क्या होगा? 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान मतलब मोलर द्रव्यमान, नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान, तो नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान है 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बराबर 14 ग्राम, क्योंकि 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बराबर है नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान जो कि होता है 14 ग्राम। नाइट्रोजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान है 14 U परमाणु द्रव्यमान इकाई, तो इसके सापेक्ष इस नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान वो होगा 14 ग्राम। इसी प्रश्न के बी भाग में ही, तो ए था, पार्ट बी में पूछा गया है कि 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु का
4 मोल एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान क्या हो? तो 1 मोल एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान बराबर है एल्युमिनियम का मोलर द्रव्यमान, एल्युमिनियम परमाणु का मोलर द्रव्यमान जो कि 27 ग्राम। तो 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान, तो इसलिए 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान बराबर 4 गुणे 27, 7 चौक 28, 4 दूनी 8, 2 10, 108 ग्राम। 4 मोल एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान 108 ग्राम है। पार्ट सी में पूछा गया है कि 10 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान क्या होगा? 1 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान निकालेंगे। तो 1 मोल सोडियम सल्फाइड Na2SO3 तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है 23, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, सोडियम है के 2 परमाणु, सल्फर के 1 परमाणु, ऑक्सीजन के 3 परमाणु। तो इस तरह से हम 1 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान निकालेंगे जो कि बराबर है 126 ग्राम की। 1 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान है 126 ग्राम। तो 10 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान होगा 126 गुणे 10 बराबर 1260 ग्राम। पार्ट सी में हमने Na2SO3 सोडियम सल्फाइड का आणविक द्रव्यमान निकाला और उस आणविक द्रव्यमान के सापेक्ष मोलर द्रव्यमान, क्योंकि 1 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान निकालना है तो वो उसके सापेक्ष मतलब इसके आणविक द्रव्यमान के सापेक्ष होगा। तो उसमें क्या है कि जो परमाणु द्रव्यमान इकाई है U है, उसको बदल उसकी जगह पे हम G रख देंगे। जैसे कि ये जो पूरा अब आएगा इसको सोल्यूशन में, जो जैसे कि यहाँ पे आपको प्राप्त 126 U था तो 126 U की जगह G हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान की बात की जा रही है। तो 1 मोल में 1 मोल सोडियम सल्फाइड का मतलब है कि सोडियम सल्फाइड के अणुओं की संख्या 1 मोल में 6.022 गुणे 10 की घात 23 सोडियम सल्फाइड के अणु, और उसका आपको द्रव्यमान निकालना है जो कि बराबर है 126 ग्राम के। तो इस तरह से 10 मोल के लिए 126 में 10 का गुणा कर देंगे तो 10 मोल का द्रव्यमान निकल आएगा जो कि 1260 ग्राम या फिर 1260 ग्राम है। मोल में परिवर्तित कीजिए 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने मोल है? तो ऑक्सीजन, तो इसके पहले कि ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान हमें ज्ञात होगा और दिया हुआ द्रव्यमान दिया गया है कि 12 ग्राम है। तो इससे हम मोलों की संख्या, जैसे कि मोलों की संख्या बराबर है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान दिया गया है 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस का, तो ऑक्सीजन गैस का मोलर द्रव्यमान O2 का, ऑक्सीजन गैस O2 का मोलर द्रव्यमान बराबर 16 गुणे 2 बराबर
32 ग्राम। तो मोलों की ऑक्सीजन गैस की मोलों की संख्या, ऑक्सीजन गैस के मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान 12, मोलर द्रव्यमान 32, 12/32 बराबर 3/8 या फिर 0.375 मोल। तो ऑक्सीजन गैस के 12 ग्राम में ऑक्सीजन गैस के 0.375 मोल है। अब पार्ट बी में पूछा गया है कि 20 ग्राम जल में मोल कितने होंगे, 20 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे, H2O के कितने मोल। तो H2O का द्रव्यमान है 20 ग्राम जो दिया गया है, और H2O का मोलर द्रव्यमान, H2O की 1 मोल का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान बराबर 2 × 1 धन 16 बराबर 18 ग्राम H2O का मोलर द्रव्यमान। तो मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो जल में H2O के मोलों की संख्या, पानी मोलों की संख्या बराबर है 1.11 मोल। 20 ग्राम जल में H2O के मोलों की संख्या 1.11 मोल। सी 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मोलों की संख्या। तो CO2 का द्रव्यमान बराबर 22 ग्राम, CO2 का मोलर द्रव्यमान, CO2 का मोलर द्रव्यमान ये बराबर है 12 धन 2 × 16, 16 दूनी 32, 12 44 ग्राम CO2 का मोलर द्रव्यमान है। तो मोलों की संख्या होगी 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस में CO2 के मोलों की संख्या, मोल संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान 22 ग्राम बटे मोलर द्रव्यमान 44 ग्राम। तो 22 एकम 22, 22 दूनी 1/2 बराबर 10.5 मोल। तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस में मोलों की संख्या 10.5 मोल है। निम्न का द्रव्यमान क्या होगा। 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान बराबर होगा ऑक्सीजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान गुणे 0.2 मोल। ऑक्सीजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान मतलब 1 मोल में 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान गुणे 0.2 मोल, क्योंकि 0.2 मोल में आपको निकालना है कि कितने ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान होगा। तो 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान बराबर ऑक्सीजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान गुणे 0.2 मोल। तो ऑक्सीजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान है बराबर, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है
16, तो ऑक्सीजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान उसके सापेक्ष 16 ग्राम, 16 ग्राम गुणे 0.2, तो 16 दूनी 32, 3.2 ग्राम, 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान होगा 3.2 ग्राम। इसी तरह बी में चलेंगे, यहां पर 0.5 मोल जल का 0.5 मोल जल का अणु का द्रव्यमान निकालना है। 0.5 मोल जल अणु का द्रव्यमान, तो 0.5 मोल 0.5 मोल जल अणु का द्रव्यमान ये बराबर होगा जल अणु का मोलर द्रव्यमान, जल अणु के 1 मोल का द्रव्यमान गुणे 0.5। तो जल अणु का मोलर द्रव्यमान होगा जल अणु का आणविक द्रव्यमान के सापेक्ष। जल अणु का आणविक द्रव्यमान है H2O, 2 हाइड्रोजन, 2 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, तो 2 गुणे H2O की बात की जा रही है, तो इसका आणविक द्रव्यमान H 2 गुणे 1 धन 16 बराबर 18। तो 18 ग्राम जल अणु का मोलर द्रव्यमान होगा 18 ग्राम, 18 ग्राम गुणे 0.5, तो 18×5 90, 9 ग्राम, तो 0.5 मोल जल अणु का द्रव्यमान 9 ग्राम। 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर S8 की अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। तो 16 ग्राम में पहले निकालेंगे 16 ग्राम ठोस सल्फर में मोल संख्या, तो इसके लिए सल्फर के अणुओं का मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए, मोलर द्रव्यमान, और जैसे कि द्रव्यमान दिया गया है तो दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान से हम मोलों की संख्या ऐसे इस सल्फर में मोल संख्या को निकाल सकते हैं। तो सल्फर की संहति है, सल्फर की संहति मतलब कि जितना सल्फर लिया गया है द्रव्यमान, जितने द्रव्यमान का सल्फर वो है 16 ग्राम। 16 ग्राम में मोल संख्या S8 में मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान 16 बटे मोलर द्रव्यमान, तो S8 का मोलर द्रव्यमान, तो S8 सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है 32, तो S8 8 परमाणु है, तो S8 का मोलर द्रव्यमान बराबर 8 परमाणु है, तो 32 गुणे 8 बराबर 256 ग्राम, तो 16 बटे 256, तो 16 बटे S8 मोलों की संख्या बराबर 16 बटे 256, तो इसको हल करेंगे तो प्राप्त हुआ 1 बटे 16, S8 में मोलों की संख्या 1 बटे
16। अब आपको प्राप्त क्या करना है कि 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर के अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो एक मोल में सल्फर S8 की एक मोल में अणुओं की संख्या है सल्फर के एक मोल में सल्फर के एक मोल में अणुओं की संख्या बराबर 6.023 गुणे 10 के घाते 23 कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में उसके परमाणुओं की संख्या जो होती है, परमाणु या अणुओं की जो संख्या, कणों की संख्या जो होती है 6.023 गुणे 10 के घाते 23। जब सल्फर के एक मोल में अणुओं की संख्या 6.03 गुणे 10 के घाते 23 है, तो 1/16 मोल में अणुओं की संख्या होगी 6.023 गुणे 10 के घाते 23 गुणे 1/16। तो इसे हल करने में प्राप्त हुआ 3.76 गुणे 10 के घाते 22, मतलब 1/16 मोल में अणुओं की संख्या 3.76 गुणे 10 के घाते 22। तो इस तरह से 16 ग्राम ठोस सल्फर में अणुओं की संख्या हुई 3.76 गुणे 10 के घाते 22। 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम आयन की संख्या का परिकलन कीजिए। और एक संकेत यह दिया हुआ है कि किसी आयन का द्रव्यमान उतना ही होता है जितना कि उस तत्व का परमाणु का द्रव्यमान होता है, मतलब। और एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 परमाणु द्रव्यमान इकाई है, 27 परमाणु द्रव्यमान इकाई है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 के अणु का द्रव्यमान होगा अणु द्रव्यमान बराबर एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27, तो 2 परमाणु है तो 2 गुणे 27 धन ऑक्सीजन का 16, तो 3 परमाणु है तो 3 गुणे 16। तो हल करने पे हमें प्राप्त हुआ एल्युमिनियम का अणु द्रव्यमान बराबर है 102 U। अब जैसे कि हम जानते हैं कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान या किसी अणु का अणु द्रव्यमान के, जैसे Al2O3 का मोलर द्रव्यमान जो होगा, इसके अणु द्रव्यमान के, इसको U की जगह पे G कर देंगे तो 102 ग्राम हो। तो इसके सापेक्ष Al2O3 का जो अणु मोलर द्रव्यमान होगा वह 102 ग्राम, U की जगह पे G हो जाएगा। जैसे Al2O3 का मोलर द्रव्यमान बराबर Al2O3 के अणु द्रव्यमान के सापेक्ष 102 ग्राम। तो Al2O3 का दिया गया जो द्रव्यमान है वो है दिया गया द्रव्यमान बराबर 0.051 ग्राम। हमें ज्ञात क्या करना है, आयन की संख्या 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में। तो ये है आपका M, कैपिटल M, और ये है स्मॉल m। आपको कणों की संख्या ज्ञात करनी है इस 0.051 ग्राम में, आयनों की संख्या जो कहें कि कणों की या आयनों की संख्या बराबर, जिसे हम मानते हैं n, जो बराबर है दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुणे आवागाद्रो स्थिरांक, जिसे हम Na से डिनोट करते हैं। आवागाद्रो स्थिरांक मतलब कि
एक मोल में उपस्थित जो कणों की संख्या होती है, आयनों की संख्या, परमाणुओं की संख्या किसी भी पदार्थ के लिए, वह बराबर होती है 6.022 गुणी 10 के घाते 23 के। लेकिन इस प्रश्न में जो मैंने ये भी लिखा है इस फॉर्मूले को, ये जो दिखा रहा है, ये Al2O3 में एल्युमिनियम अणु के संख्या को बता रहा है। एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम अणु की संख्या को बता रहा है, जैसे कि 10 जो कणों की संख्या बता रही है वो अणु है, एल्युमिनियम के अणु है, जो कि उस एल्युमिनियम ऑक्साइड में है, उसकी संख्या को बता रहा है। अब आयन की संख्या के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक एल्युमिनियम के अणु में 2 आयन लिए हुए हैं। एक एल्युमिनियम का अणु 2 आयन लिए हुए, एक एल्युमिनियम का अणु 2 एल्युमिनियम आयन धारण किए हुए, तो इसलिए हमने 2 से इसमें गुणा किया। तो अब इसको हल करेंगे तो हमें प्राप्त हुआ कि n बराबर 2 गुणे m कितना है, स्मॉल m, ये स्मॉल m है, ये बटे कैपिटल M मोलर द्रव्यमान गुणे Na, तो 2 गुणे 0.051 बटे 102 मोलर द्रव्यमान है गुणे 6.022 गुणे 10 के घाते 23। तो इसे हल करेंगे तो हमें एल्युमिनियम आयनों की संख्या प्राप्त होगी 6.022 गुणे 10 के घाते 20, मतलब कि 0.051 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में एल्युमिनियम आयनों की संख्या 6.022 गुणे 10 के घाते 20